हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 6 की 8वीं हेडिंग जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो ध्यान से आप समझे जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। समझे ध्यान से, जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होता है। ठीक है, जीन का जो अभिव्यक्ति होना, जीन के अभिव्यक्ति नियमन होना, ये इसका बहुत व्यापक अर्थ होता है और यह विभिन्न स्तरों पर होता है। ठीक है, यह एक स्टेज पर नहीं कंप्लीट होता है, यह कई स्टेज में कंप्लीट होता है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ठीक है, जीन अभिव्यक्ति के कारण ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। ठीक है, तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होता है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। ठीक है, सुकेंद्रकी में नियमन कई स्तर पर हो सकता है। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें जो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है वह कई स्तर पर हो सकता है। जैसे देखें, पहला क्या होगा, को अनुलेखन स्तर। ठीक है, अनुलेखन स्तर अर्थात प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण। उसके बाद है आपका संसाधन स्तर, संबंधन का निर्माण, संबंधन का नियमन, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तीसरा है आपका दूत आरण्य का केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन। ठीक है, दूत आरण्य का केंद्रक के कोशिका में अभिगमन। और चौथा है स्थानांतरीय स्तर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सुकेंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है वह 4 चरणों में होता है। पहला है आपका क अनुलेखन स्तर, जिसे प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण कहते हैं। ख है आपका संसाधन स्तर, जिसे संबंधन भी कहते हैं, संबंधन का नियमन कहते हैं। और ग है आपका दूत आरण्य का केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन। और चौथा है आपका घ स्थानांतरीय स्तर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो जीन जो है वह कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या फिर एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, ई कोलाई। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाइसेकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर ग्लैक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एस्चेरिया कोलाई में एंजाइम जो है वह बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वह डाइसेकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन करता है, जिससे डाइसेकेराइड लैक्टोज टूट जाता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। किसके द्वारा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा, जो किसमें पाया जाता है? ई कोलाई में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वह लैक्टोज का जल अपघटन कर दे रहा है, डाइसेकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर रहा है, जिससे ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बन रहे हैं। ठीक है, जिसे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बन रहा है इसका यूज कौन करता है? जीवाणु करता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ठीक, लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत है, लैक्टोज क्या है? जीवाणु का ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि लैक्टोज के टूटने से ही, लैक्टोज के जल अपघटन से ही ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे जीवाणु ऊर्जा के रूप में यूज करता है। अर्थात लैक्टोज जो है वह जीवाणु के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगर लैक्टोज उपस्थित न हो, ठीक है, तो लैक्टोज की, ठीक है, लैक्टोज जो जीवाणु की ऊर्जा का स्रोत है की अनुपस्थिति में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो अगर लैक्टोज नहीं है तो इसको तोड़ने वाला एंजाइम जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है,
लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत है की अनुपस्थिति में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक, इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक उपापचयी शारीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है। ठीक है, तो अगर इसको साधारण शब्द में कहें तो यह क्या है, एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करता है, जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करता है कि अगर लैक्टोज होगा, ठीक है, तो एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एस्चेरिचिया कोलाई में वर्क करेंगे, जिससे ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनेगा और जीवाणु को ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है तो कब नहीं होगा, जब जीवाणु में लैक्टोज नहीं होगा, तब वो एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, अर्थात यह कहा जाए तो यह एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करता है। एक भ्रूण का वयस्क जीव में, ठीक है, एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास व विभेदन जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति संभवित नियमन का परिणाम है। एक भ्रूण जो है वह वयस्क जीव में बदल जाए, एक भ्रूण जो है वह वयस्क जीव में विकास और उसका विभेदन हो, तो यह कैसे संभव होता है, यह जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम होता है, जिससे एक भ्रूण जो है वह धीरे धीरे परिवर्तित होता है और विकास करके वह एक जीव में, वयस्क जीव में बदल जाता है। ठीक है, तो यह जीन के विभिन्न समूहों के अभिव्यक्ति के कारण होता है ऐसा। आगे देखें, असीम केंद्रकीय। ठीक है, असीम केंद्रकीय में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं असीम केंद्रकीय हैं, ठीक है, उनमें जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को कंट्रोल करते हैं, अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। ठीक है, अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ, अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो असीम केंद्रकीय है उसमें जीन की अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं। ठीक है, अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है, जो प्रारंभक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो क्रियाशीलता है वह अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है, जो प्रारंभक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ठीक है, ये नियामक प्रोटीन सहयोगात्मक या असहयोगात्मक दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं, नियामक जो प्रोटीन होते हैं, वे सहयोगात्मक रूप से भी काम कर सकते हैं, सक्रिय या एक्टिवेटर के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर असहयोगात्मक रूप में अर्थात दमनकारी रिप्रेसर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, असीम केंद्र की डीएनए में, असीम केंद्र की डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों, जिसे प्रचालक या ऑपरेटर कहते हैं, से अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। ठीक है, तो जो असीम केंद्र की है उसमें डीएनए में, असीम केंद्र की डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रम, जिसे क्या कहते हैं, प्रचालक या ऑपरेटर कहते हैं, से अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। अधिकतर प्रचालक अर्थात ओपेरान
में प्रचालक स्थल उन्नायक के पास, ठीक है, उन्नायक भाग के पास में ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर प्रचालेक जो हैं वे अधिकतर प्रचालेक में प्रचालक स्थल जो हैं वह उन्नायक के पास ही स्थित होते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रचालेक अर्थात ओपेरान में प्रचालक स्थल उन्नायक भाग के पास में ही स्थित होता है और अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर स्थिति में क्या होता है, अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम जो हैं वे दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। प्रत्येक ओपेरान का अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी होता है। ठीक है, तो प्रत्येक ओपेरान का अपना विशिष्ट प्रचालक होता है, ठीक है, ऑपरेटर होता है और दमनकारी होता है, रिप्रेसर होता है। ठीक है, प्रत्येक ओपेरान का अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी होता है। जैसे देखें उदाहरण, लैक प्रचालक, लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक में मिलता है। ठीक है, लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक में मिलता है। यह विशेष रूप से लैक दमनकारी से आपसी क्रिया करता है। ठीक है, तो लैक प्रचालक जो है वह केवल लैक प्रचालक में मिलता है, जिसे LAC ऑपरेटर भी कहेंगे लैक प्रचालक को। तो लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक LAC ऑपरेटर में मिलता है और यह विशेष रूप से लैक दमनकारी LAC रिप्रेसर लैक दमनकारी से आपसी क्रिया करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा लैक प्रचालक के बारे में, अर्थात लैक ओपेरान के बारे में। थैंक यू।